सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गया के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की जो एक रहस्यमयी जंगल में फंस जाती है अकेली। तब उसकी मुलाकात होती है दो मर्दों से जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफ्रीका के घने जंगलों का दृश्य आता है। यहीं पर हम दो फॉरेस्ट रेंजर्स को देखते हैं जिनका नाम है गाबी और विंस्टन। ये अपनी छोटी सी कश्ती में सवार होकर के जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच। गाबी ने जंगल के अंदर एक ड्रोन को छोड़ रखा है ताकि वो पूरे जंगल को ध्यान से देख सके। जब वो ड्रोन के पिक्चर्स को देख रही होती है तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो देखने में बहुत ही रहस्यमयी है। वो तुरंत भाग भी जाता है। तब गाबी उसका पीछा करना शुरू कर देती है ड्रोन की मदद से। थोड़ी देर के बाद वो आदमी आता है ड्रोन के पास और ड्रोन को तोड़ देता है। इस बात से अब गाबी बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो विंस्टन को कहती है कि मुझे जंगल के अंदर जाना पड़ेगा उस ड्रोन को लाने के लिए। तुम मेरा इंतजार करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अंदर मैं चली आऊंगी। इतना कहने के बाद वो जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी जंगल के अंदर हम दो रहस्यमयी लोगों को देखते हैं जिनका नाम है बारेंट और स्टीफन। स्टीफन बारेंट का बेटा है। इन्हीं लोगों ने ड्रोन को तोड़ा था और अब ये हर जगह पे जाल बिछा रहे हैं। उसके साथ साथ अपने लिए खाने की चीजें भी इकट्ठा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके दोनों अपने नाक को ढक लेते हैं। इन्हें पता है कि ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। अपने काम को पूरा करने के बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ गाबी और विंस्टन ये दोनों भी जंगल की तरफ निकल पड़े हैं। गाबी आ रही है अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ विंस्टन जंगल के दूसरे तरफ है। पूरे जंगल में इन लोगों ने कैमरा लगा करके रखा था। थोड़े थोड़े समय के बाद वो लोग मेमोरीज बदलने के लिए आते हैं जंगल में, लेकिन ज्यादातर कैमरे के ऊपर एक अलग तरीके का मैल जमा हुआ है। इन मैल को देखने के बाद विंस्टन परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ गाबी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तभी उसका पैर पड़ जाता है ट्रैप पे और एक नुकीली सी लकड़ी आकर के घुस जाती है उसके पैर में। गाबी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो चल फिर भी नहीं पा रही। तब वो बात करने की कोशिश करती है विंस्टन से, लेकिन विंस्टन अपने डिवाइस को भूल चुका है बोट पर, इसीलिए गाबी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। तभी गाबी को लगता है कि उसके पास से अभी कोई गुजरा और कोई उसे देख रहा है। उसका डर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ विंस्टन को भी यही लगता है कि उसके अगल बगल कोई है जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तब विंस्टन भागते हुए आता है अपने बोट के पास। यहाँ आने के बाद वो जैसे ही अपने वॉकी टॉकी को देखता है उसे एहसास होता है कि पूरी वॉकी टॉकी गीली हो चुकी है। अब वो किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ गाबी समझ जाती है कि विंस्टन से उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी वो उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। गाबी को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तब वो जबरदस्ती अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकालने लगती है ताकि वो चल फिर सके। इसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अंत में वो टुकड़े को निकाल देती है और चलना शुरू कर देती है जंगल में। देखते ही देखते अब शाम हो चुकी है। इन्हें एक पेड़ नजर आता है जिसके अगल बगल सारी चीजें लाल हो चुकी हैं। गाबी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है पेड़ की तरफ। तब उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है। वो चली जाती है भीतर। गाबी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो ज्यादा ना सोच करके झोपड़ी के अंदर ही सो जाती है। दूसरी तरफ विंस्टन चारों तरफ भाग रहा है। वो पेड़ के पीछे किसी को देखता है। उसे लगता है कि ये गाबी है। तब वो भागना शुरू कर देता है उसके पीछे। दूसरी तरफ गाबी को सपना आता है कि उसके पूरे शरीर पर फंगस लग गया है और वो फंगस की ही उल्टियां कर रही है। वो डर करके उठती है। तभी बारेंट आकर के उस पर चाकू तान देता है और कहता है कि हमने एक जाल बिछा करके रखा था, तुमने उसे तोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंस्टन को। विंस्टन पर एक जीव हमला कर देता है जिसका शरीर देखने में इंसान की तरह है, लेकिन पूरे शरीर पर फंगस लग गया है और देख करके ऐसा लग रहा है कि इसका आधा शरीर इंसान का है और आधा पेड़ है। ये जीव बहुत ही अलग अलग तरीके की आवाजें निकालता है जिसे देख करके विंस्टन डर करके भागता है और भाग के आके छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। लेकिन उसे पता नहीं लगता कि उस जीव की जड़ें धीरे धीरे आ रही हैं विंस्टन के पास। दूसरी तरफ हम बारेंट और स्टीवन को देखते हैं। ये दोनों अच्छे इंसान हैं। इन्हें जैसे ही पता लगा कि गाबी के पैर पे जख्म है, बारेंट उसके पैर के जख्मों को ठीक करने लगा और स्टीवन खाना पका रहा है। थोड़ी देर के बाद जब इनका खाना पक जाता है तब ये लोग एक साथ खाना खाने लगते हैं। इनके खाने में ज्यादातर कीड़े मकोड़े हैं। तब गाबी इन्हें कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक साथी भी आया था, वो भी शायद अभी भी जंगल में ही है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते। जैसे ही सुबह होती है ये लोग दोबारा उसके जख्मों का उपचार करने लगते हैं। ये जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। बारेंट ने एक लेप बनाया हुआ है। वो स्टीवन को दे देता है कि वो गाबी के पैरों पर उस लेप को लगाए। जब स्टीवन पैरों पर लेप लगाने आता है तब वो पहली बार गाबी के शरीर को छूता है। स्टीवन ने आज से पहले किसी लड़की को नहीं देखा है। स्टीवन एक जवान लड़का है। गाबी के शरीर को देखने के बाद उसे कुछ हो रहा है। वो जानता है कि यह आकर्षण क्या है और इस आकर्षण को क्या कहते हैं। लेप लगाने के बाद ये दोनों जंगल में चले आते हैं शिकार करने के लिए ताकि इन्हें खाने का कुछ मिल सके। और गाबी अभी भी सोई हुई है उस झोपड़ी के अंदर। थोड़ी देर के बाद गाबी देखती है कि उसके पूरे शरीर पर फंगस लगा हुआ है। वो एक एक करके फंगस को निकालने लगती है, लेकिन वो फंगस नहीं निकलता क्योंकि वो पूरा फंगस उसके शरीर के अंदर घुसा हुआ है। गाबी डर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। गाबी बहुत
ही ज्यादा डरी हुई है। तभी उसे विंस्टन की याद आती है। वो दोबारा वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, मगर कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि विंस्टन की आवाज आ रही है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा और गाबी भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रही। मगर वो कहती है कि मैं अगल बगल में ही हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगी। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर आग जलाती है ताकि धुआं ऊपर जाए और उसे पता लग जाए कि गाबी कहाँ पर है। आग जलाने के लिए गाबी को और लकड़ियों की जरूरत है। तब वो नीचे के लकड़ियों को उठाने लगती है। जैसे ही वो एक पटरे को हटाती है, अंदर उसे बहुत सारी पुरानी चीजें नजर आती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक फोटो फ्रेम भी है जिसमें एक महिला की तस्वीर है। लेकिन गाबी अभी और चीजों को देखती उससे पहले यहाँ पर बारेंड आ जाता है और आग को बुझा करके कहता है कि हम लोग यहाँ पर दिन में आग नहीं जलाते। तब गाबी भी शांत हो जाती है। शाम में जब ये सारे लोग बैठे होते हैं तब गाबी बारेंड से कहती है कि आज मुझे यहाँ पर एक तस्वीर नजर आई। वो औरत कौन है? बारेंड कहता है कि वो मेरी पत्नी थी। बोन मैरो कैंसर के कारण 15 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट था। जब मेरी उससे शादी हुई तब मैं हनीमून के लिए यहीं पर आया था और यहीं पर वो प्रेग्नेंट हुई थी। फिर हम शहर चले गए। जैसे ही मेरी पत्नी बीमार पड़ी हम लोग वापस आ गए। हमें पता था कि मेरी पत्नी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। तब से मैं यहीं पर हूँ अपने बच्चे के साथ। इन बातों को सुनने के बाद अब गाबी परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि बारेंड सही आदमी नहीं है। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई उलझन है। तभी वो अपने जख्मों की तरफ देखती है। उसका जख्म पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तभी स्टीवन गाबी को एक लॉकेट देता है और गाबी बिना कुछ सोचे समझे उस लॉकेट को पहन लेती है। दूसरी तरफ हम विंस्टन को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर फंगस लग गया है और धीरे धीरे करके उसका पूरा का पूरा शरीर एक प्लांट बनते जा रहा है। विंस्टन अब मर चुका है। रात में जब गाबी सो रही होती है तब एक छोटा सा तना धीरे धीरे करके आने लगता है इनके झोपड़ी के अंदर। ये सारी चीजें गाबी अपने नींद में देख रही है। तभी बारेंड आकर के उसके मुंह को दबा देता है। गाबी की जैसे ही आंख खुलती है वो उसे इशारा कह के कहता है कि बिल्कुल भी मत चिल्लाना। फिर गाबी भी खड़ी हो जाती है। ये सारे लोग अपने शरीर के ऊपर कीचड़ मल रहे हैं। वो गाबी के भी पूरे शरीर के ऊपर कीचड़ लगा देते हैं। बारेंड गाबी को बताता है कि यहाँ पर एक जीव आया हुआ है, उससे दूर रहना वरना वो तुम्हें इन्फेक्ट कर देगा। थोड़ी देर के बाद वही जीव अंदर आता है जिसने थोड़े समय पहले हमला किया था विंस्टन पर। गाबी ने पहली बार इस जीव को देखा है। वो आश्चर्यचकित हो चुकी है। धीरे धीरे करके वो जीव इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब स्टीवन हमला करता है इस जीव पर। सबसे पहले वो उसे स्टैब करता है, फिर वो उसे काट देता है। जैसे ही वो उस जीव को काटता है उसका सारा का सारा खून गिर जाता है गाबी के शरीर के ऊपर। स्टीवन उसे कहता है कि बिल्कुल मत हिलना। वो गाबी के कपड़े उतारता है और पूरे खून को साफ कर देता है। तब बारेंड उसे समझाता है कि अगर वो खून तुम्हारे मुंह के अंदर जाता तब तुम भी इन्फेक्टेड हो सकती हो। ये जीव सबको इन्फेक्टेड कर देता है और एक बार तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन चला गया तब धीरे धीरे करके तुम्हारे पूरे शरीर पर फंगस लग जाएगा और तुम इंसान से एक पौधा बन जाओगी, उस राक्षस की तरह। अब गाबी भी इन सारी चीजों को समझने लगी है। अगली सुबह जब वो जगती है तब बात करती है स्टीवन से। उसे पता है कि स्टीवन बस एक बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं देखा है। तब वो उसे अपना फोन दिखाती है और अपनी सारी तस्वीरें दिखाने लगती है। एक तस्वीर में गाबी एक कार के पास खड़ी है। जैसे ही स्टीवन कार को देखता है वो कहता है कि ये एक राक्षस है। तब गाबी हंसने लगती है। तभी बारेंड चला आता है अंदर। वो फोन छीनता है और गाबी को कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। स्टीवन को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो स्टीवन को लेकर के चला जाता है जंगल की तरफ। गाबी अब घर में अकेली है। वो पुरानी सारे कागजों को निकालने लगती है। यहीं पर उसे बारेंड के जर्नल मिलते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि बारेंड कितनी नफरत करता है बाहर के लोगों से, क्योंकि सारे लोगों के अंदर लालच भरा पड़ा है और उसे लगता है कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अगर कुछ रहेगा तो वो सिर्फ ये जंगल ही है। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद गाबी को समझ में नहीं आता कि आखिर बारेंड चाहता क्या है। दूसरी तरफ हम बारेंड को देखते हैं जो जाकर के बैठ जाता है एक पेड़ के पास और प्रार्थना करने लगता है। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद उसे अंदर 2 मशरूम मिलते हैं जिनमें से एक को वो खुद खाता है और दूसरे को खिला देता है अपने बेटे स्टीफन को। तब ये दोनों वापस आते हैं घर के अंदर। बारेंड गाबी को कहता है कि अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है, हमारे साथ चलो, अपने साथी को ढूंढो और इस जंगल से बाहर निकल जाओ। तब स्टीवन गले से लगा लेता है गाबी को और कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है, मगर बारेंड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी गाबी देखती है कि उसके हाथों पर भी फंगस लगने लगा है। वो फंगस को झाड़ती है और सारी चीजों को लेकर के निकल पड़ती है विंस्टन को ढूंढने के लिए। उससे पहले उसे कैमरे नजर आ जाते हैं। तब वो अंदर से मेमोरी कार्ड्स को निकाल लेती है। तभी वो देखती है कि बगल में ही विंस्टन है जिसका पूरा शरीर एक प्लांट बन चुका है। फिर भी वो जाती है विंस्टन के पास। विंस्टन धीरे धीरे करके मर रहा है। वो गाबी को कहता है कि मुझे मार दो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ऐसे राक्षसों की तरह नहीं जीना चाहता। मगर गाबी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। बारेंड दूर से इन सारी चीजों को सुन रहा होता है। वो आता है विंस्टन के पास और तीर से उसे मार देता है। गाबी अब फूट फूट के रो रही है क्योंकि उसने अपने साथी को खो दिया। जब बारेंड ने तीर मारा था विंस्टन को तब वो जोर से चिल्लाया था, जिसे सुनने के बाद अब सारे जीव इधर ही आ रहे हैं। तब ये लोग भाग करके चले
जाते हैं झोपड़ी के अंदर। अब सारे लोग अंदर ही है। तब गाबी बारेंट से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास इस फंगस का इलाज है, मेरे पूरे शरीर पर धीरे धीरे फंगस फैल रहा है। लेकिन बारेंट इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो चला जाता है बाहर। स्टीवन ने भी इन बातों को सुना है। वो गाबी को कहता है कि मेरे पिता हमेशा जाकर के प्रार्थना करते हैं एक पेड़ के पास और वहाँ से हमें दवाइयाँ मिलती हैं। गाबी स्टीवन से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के बारे में? स्टीवन कहता है कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है इस जंगल में। गाबी समझाने लगती है स्टीवन को कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया है, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम बाहर चलोगे तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करेंगी, तुमसे प्यार करेंगी। दूसरी तरफ हम बारेंट को देखते हैं जो जाकर के पेड़ के पास फिर से प्रार्थना करने लगता है। तभी अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। इन आवाजों को सुनने के बाद वो परेशान हो जाता है और भाग करके वापस आता है झोपड़ी में। अगली सुबह वो दोबारा स्टीवन को लेता है और चला जाता है उस पेड़ के पास। अंदर से 2 मशरूम बाहर आते हैं। वो एक मशरूम खुद खाता है और दूसरा मशरूम दे देता है अपने बेटे को, लेकिन स्टीवन उस मशरूम को नहीं खाता। वापस आकर के वो उस मशरूम को खिला देता है गाबी को। बारेंट जब भागते हुए उसके पीछे आता है, वो समझ जाता है कि स्टीवन ने क्या किया है। जैसे ही गाबी इस मशरूम को खाती है, वो देखती है कि उसका फंगस ठीक हो चुका है। अब गाबी भी इस रहस्य को समझना चाहती है कि आखिर इस जंगल का रहस्य क्या है। वो यहीं पर रहना शुरू कर देती है और बार बार बात करती है स्टीवन से। स्टीवन कहता है कि उसके पिता कहते हैं कि जल्दी ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, शहरों में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे मारे जाएंगे, अगर कोई जिंदा रहेगा तो सिर्फ जंगल वाले। अब ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। स्टीवन बहुत सारी चीजें सिखाता है गाबी को, तीर चलाना और जंगल के पौधों के बारे में भी बताता है। ये दोनों धीरे धीरे करके करीब आते जा रहे हैं। स्टीवन एक दिन गाबी को लेकर के जाता है बड़े से पेड़ के पास और दिखाता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है, वो हिलती डुलती रहती है। वो एक टहनी को दिखाता है जिसमें अभी भी शादी वाली अंगूठी है। अब धीरे धीरे गाबी की रुचि बढ़ती जा रही है सारी चीजों में। जब वो वापस आती है तब बारेंट को कहती है कि तुम शहर की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, अपने बेटे को लेकर के शहर चलो, तुम लोगों के लिए पूरी दुनिया अभी भी वैसी की वैसी है। बारेंट कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है बाहर की दुनिया के साथ क्या होने वाला है, तुम लोग जो कर रहे हो वो कयामत को बुलावा है। जल्दी ही कयामत की रात आएगी और सब कुछ जला के भस्म कर देगी। हर जगह तुम लोगों ने पोल्यूशन फैला करके रखा है, अपने फायदे के लिए तुम लोगों ने प्रकृति को बर्बाद करके रखा है और प्रकृति इसका बदला लेगी, वो किसी भी चीज को नहीं सहती। इन बातों को सुनने के बाद गाबी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो, मुझे ठीक करो। इन बातों को सुनने के बाद बारेंट एक रिचुअल करता है और एक पाउडर फेंकता है गाबी के ऊपर। तब गाबी चली जाती है दूसरी दुनिया में जहाँ पर सारे लोग नंगे हैं और सिर्फ एक पेड़ है। धीरे धीरे करके गाबी जाने लगती है पेड़ की तरफ। वो देखती है कि पेड़ से बाहर आ रहा है स्टीफन। धीरे धीरे करके स्टीफन करीब आता है गाबी के और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी गाबी की नजर पड़ती है बारेंट की तरफ। वो देखती है कि बारेंट इंटीमेट हो रहा है पेड़ के साथ। तभी वो स्टीफन को देखती है जिसके मुंह के अंदर तीर घुसा हुआ है। ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती हैं। तभी उसकी आंख खुलती है, वो अभी भी झोपड़ी के अंदर है। तब बारेंट आता है उसके पास और कहता है कि उस पेड़ ने तुमसे क्या कहा, मुझे बताओ। तब गाबी कुछ नहीं बताती और वो देखने लगती है स्टीफन की तरफ। तब बारेंट भी शांत हो जाता है। ये सारे लोग सो जाते हैं। रात में बारेंट उठता है और बाहर चला जाता है पेड़ की तरफ। तभी गाबी उठाती है स्टीफन को और कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इतना कहने के बाद वो स्टीफन को लेकर के जाने लगती है। जब ये लोग आधे रास्ते में होते हैं तभी बारेंट आ जाता है स्टीफन के सामने और स्टीफन को कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अगर तुम इस लड़की के साथ शहर गए तब ये तुम्हें गुलाम बना करके रखेगी, वहाँ पर तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। वहाँ घुट घुट के तुम मरोगे और तुम्हारे बिना घुट घुट के यहाँ पर मैं मरूंगा। इन बातों को सुनने के बाद स्टीफन वापस चला आता है बारेंट के पास और झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं ये दोनों और गाबी आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गलत है। वो वापस आती है झोपड़ी की तरफ और अंदर से एक धनुष को उठाती है और जाने लगती है बड़े वाले पेड़ की तरफ। तभी हम बारेंट को देखते हैं जो स्टीवन को लेकर के जा रहा है पेड़ की तरफ। स्टीवन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बारेंट कहता है कि बलि देने। स्टीवन कहता है लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है जिसकी हम बलि दे सके। बारेंट कहता है कि हमारे पास है, हम रास्ता निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके गाबी आगे बढ़ रही है। तभी रास्ते में उसके सामने एक जीव चला आता है। तब वो छुप जाती है पेड़ के पीछे। बारेंट स्टीफन को बैठा देता है नीचे। तब हमें पता लगता है कि बारेंट स्टीफन की बलि देने वाला है। वो बार बार इस पेड़ के पास आकर के प्रार्थना करता था। इतने समय से उसे दवाई मिलती रही है मगर उस पेड़ ने कहा है कि मुझे बलि चाहिए। उसने बार बार स्टीफन की बलि मांगी है और बारेंट कितने समय से इस बात को टालता आया है मगर आज वो इस बात को नहीं टाल सकता। वो बलि देगा स्टीफन की। बारेंट स्टीफन को कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है बलि के लिए। इन बातों को सुनने के बाद स्टीफन भागने की कोशिश करता है लेकिन पेड़ की टहनियां उसे जकड़ना शुरू कर देती हैं। तभी बारेंट एक कुल्हाड़ी निकालता है। धीरे धीरे चारों तरफ अब अंधेरा हो रहा है। अब बारेंट कुल्हाड़ी चलाने वाला है लेकिन वो कुल्हाड़ी चलाता उससे पहले यहाँ पर गाबी आ जाती है और उस पर तीर तान करके कहती है कि ऐसा मत करना। तब बारेंट घूमता है और कहता है
है कि अब तुम्हारी बारी है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वो चला आता है गाबी के पास और उस पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। तब गाबी भी उससे लड़ती है। थोड़ी देर के बाद गाबी गिर जाती है नीचे। तब बारेंट उस पर कुल्हाड़ी मारने वाला होता है। तभी हम स्टीफन को देखते हैं जो आजाद हो चुका है। वो स्टैब कर देता है बारेंट को। बारेंट अपने बेटे के आंखों में देखता है और कहता है कि ये सिर्फ एक इम्तिहान था, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारता। लेकिन स्टीफन कहता है कि अब मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इतना कहने के बाद वो गाबी को लेता है और ये लोग भागते हुए चले आते हैं झोपड़ी के अंदर। अब गाबी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो अपने पूरे शरीर को धो रही है। तब स्टीफन उसके गले लग जाता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारेंट को। धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर पर फंगस लगते जा रहा है। वो बार बार प्रार्थना करता है पेड़ से कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब उसकी बात ये पेड़ नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे करके वो बारेंट के पूरे शरीर को अपने आवेश में ले लेता है। अगली सुबह जैसे ही गाबी की आंखें खुलती है, वो देखती है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर फंगस लग चुका है। अब वो जिंदा नहीं बचेगी। वो स्टीवन को कहती है कि मेरी बात मानो और शहर चले जाओ, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है शहर में। मगर स्टीवन उससे गले से लगा करके कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दिन भर गाबी के साथ रहता है और ये दोनों दिन भर बातें करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, गाबी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। थोड़े समय के बाद गाबी कहती है कि अब मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। और स्टीवन भी इन बातों को समझता है। तब वो गाबी को मार देता है ताकि गाबी को शांति मिले। उसे मारने के बाद वो चला आता है शहर में, क्योंकि गाबी यही चाहती थी। वो पूरे शहर में घूमता है और एक जगह बैठ करके खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि उसके खाने में फंगस लगने लगा है। यानी कि जो वायरस जंगल में था, स्टीवन के साथ वो वायरस अब शहर के भीतर आ चुका है। धीरे धीरे करके ये सारा का सारा वायरस फैलेगा इस शहर में। उसके पिता ने जो बात बोली थी वही होगा। धीरे धीरे करके अभी पूरी दुनिया खत्म होगी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।